स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात सीपीएस मामले को लेकर करेंगे, क्योंकि लड़ाई अब सीपीएस की नियुक्ति को लेकर या पद से हटाए जाने तक नहीं रह गई है, बल्कि यहाँ विपक्ष की ओर से कुछ और ही चेतावनी दी गई है। अन्य विधायकों को भी निशाने पर यहाँ विपक्ष की ओर से दिया गया है। क्या कुछ विपक्षी दल की ओर से कहा गया है और जो भाजपा सांसद हर्ष महाजन की ओर से चेतावनी दी गई है, उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पूरी विधानसभा को ही भंग कर देंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल आज हर्ष महाजन की ओर से किया गया है। आखिरकार किस आधार पर, क्या दावा इनकी ओर से किया जा रहा है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीपीएस मामले पर ही 19 प्रतिवादी इनकी ओर से बनाए गए हैं। कौन कौन, ये भी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, किन वर्गों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, ये भी जानकारी देंगे। खासतौर पर मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर जो डिसीजन लिया गया है और इसके अलावा किस विभाग में कितनी भर्तियां होने जा रही है, ये भी जानकारी देंगे। 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं, 2 नगर परिषद भी बनाए गए हैं और 5 यहाँ नगर पंचायतें भी एक तरह से बनाने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। तो ये किस किस एरिया को बड़ी सौगात दी गई है, यानी कि किन लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, किस इलाके के लोग हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन वही बात हुई है, ना बारिश ना बर्फबारी, केवल इंतजार ही बना हुआ है और अभी अगले 4 दिन फिर मौसम साफ बना रहेगा। ऐसे पहली मर्तबा हालात देखने में आए हैं कि नवंबर का माह भी आधा बीत गया हो और तब भी बारिश बर्फबारी का कोई नामो निशान ना हो। कम से कम ऊंची चोटियों पर बर्फबारी इस दौरान हो जाया करती थी, जिस वजह से सर्दी का एहसास जरूर बाकी इलाकों में भी होता था, लेकिन 98% से भी कम सामान्य बारिश अभी तक दर्ज की गई है। अक्टूबर में भी और नवंबर माह में भी हालात बहुत खराब हैं। सूखा पड़ने के भयंकर आसार इसके बाद जताए जा रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में एक और शपथ आज दिलाई गई है। ये कुछ रोज पहले हमने आपको जानकारी दी थी, अध्यक्ष की ओर से शपथ ले ली गई थी और ये सीएस कमेटी रूम में ही इनकी शपथ दिलाई गई थी सचिवालय में। लेकिन ठीक इसके बाद जो आयोग के नए सदस्य हैं सुखदेव सिंह, इनकी शपथ भी आज अध्यक्ष की ओर से दिला दी गई है। अब उम्मीद हम जता सकते हैं कि जल्दी ही राज्य चयन आयोग फंक्शनल होगा, यानी कि नई भर्तियों की शुरुआत इसमें होगी। हालांकि सवाल अभी भी वही है कि भर्ती एजेंसी हायर नहीं की गई है, न जाने इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन जहां अध्यक्ष और सदस्य अब आयोग में बैठना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अब ये प्रक्रिया तेज हो सकती है, हलचल बढ़ सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज बद्दी के नए एसपी मिले हैं, विनोद धीमान। इन्होंने शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री सुक्खू से की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है उन्हें ये नई जिम्मेदारी देने के लिए। देखिए, संजौली मस्जिद मामले पर एक और नई अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट की ओर से ये जवाब मांगा गया है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड को जवाब देना होगा और साथ ही साथ संजौली मस्जिद कमेटी को भी ये जवाब देना होगा कि बाकी की 2 मंजिलें कब तक बनी थी, यानी कि कब उनका निर्माण किया गया था। अभी देखिए, 3 फ्लोर्स को हटाने की यहाँ आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें एक एटिक है और बाकी की 2 मंजिलें हैं। लेकिन जो काफ़ी समय पहले 2 मंजिलें तैयार कर दी गई थी, जिसमें एक फर्स्ट फ्लोर है और दूसरा ग्राउंड फ्लोर है, इस पर भी जवाब देने के लिए वक्फ बोर्ड को कहा गया है और इसी बात पर जवाब संजौली कमेटी को भी देना होगा। जैसे ही ये जवाब दायर किया जाता है वक्फ बोर्ड और संजौली कमेटी की ओर से, उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख भी इसमें निर्धारित कर दी जाएगी। ये दूसरा मामला है, क्योंकि अभी एक रोज पहले जो हमने आपको जानकारी दी थी वो उस याचिका पर सुनवाई हुई थी जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दायर की गई है। उन्होंने आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उस डिसीजन पर दरअसल ये चुनौती दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक एटिक और बाकी के 2 फ्लोर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए, यानी कि जिसका निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। लेकिन एक और विवाद खड़ा हो गया है अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर को लेकर और पहली मंजिल को लेकर भी जानकारी मांग ली गई है और जैसे ही ये जवाब सामने आएगा उसके बाद सुनवाई होगी। क्या कुछ अब पूरी मस्जिद का होता है, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। पहले सिर्फ नए निर्माण को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसमें एक एटिक और सबसे ऊपर का फ्लोर था और सेकंड लास्ट फ्लोर था। हालांकि इन्हें हटाने के भी निर्देश जारी हो गए थे। फिर इस पर
चुनौती दी गई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और इस पूरे मामले में 18 नवंबर को अभी सुनवाई भी होनी है। लेकिन देखिए इसी बीच एक और मामला ये भी है कि अब पुराने फ्लोर्स को लेकर भी यहाँ सवाल कर लिया गया है और जवाब देने के लिए वक्फ बोर्ड को कहा गया है। ये आयुक्त कोर्ट के फैसला हम आपको बता रहे हैं, जो कि आज यहाँ पर आदेश एक तरह से जारी हुए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी को हार्ट अटैक आया है। ये जोगिंद्रनगर आईटीआई में मामला सामने आया। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को ही यहाँ हार्ट अटैक आ गया। ये क्लास को पढ़ा रहे थे, उसी बीच हार्ट अटैक आया और ये नीचे गिर पड़े। आईटीआई स्टाफ ने इन्हें अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन तब तक ये अपने प्राण त्याग चुके थे। आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं देखिए दे रहे थे और प्रिंसिपल की ओर से यही पुष्टि की गई है कि हार्ट अटैक आने से ही इनकी मौत हुई है। लेकिन 2 बच्चे थे, जिसमें एक 14 साल का बेटा बताया जा रहा है और 8 साल की बेटी भी है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो ऐसे में कोई और लाभ भी अभी इन्हें फाइनेंशियली नहीं मिलेगा, पेंशन तक नहीं लगने वाली है और ऐसे ही हालात आउटसोर्स कर्मियों के हो जाते हैं। इसीलिए बार बार ये रेगुलर पॉलिसी को लेकर मांग उठा रहे हैं। ये फिलहाल काफ़ी दुखद बात कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाते वक्त ही हार्ट अटैक आ गया और यह हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी गंभीर विषय इन दिनों बन गया है। देखिए किसी को नाचते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को बैठे बैठे, और अब देखिए कक्षा को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते वक्त ही ये जमीन पर गिर पड़े। तो ये काफी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक विषय है और इन दिनों सबसे ज्यादा मामले हार्ट अटैक के ही देखने में आ रहे हैं। आज राज्य सचिवालय की तस्वीरें किस तरह की बनी थी, ये भी आपको जानकारी देते हैं। हालांकि पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थियों से तो हमने बात भी की है, जिनका ये कहना है कि जल्दी ही अगर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो 1 से 2 दिन में धरने पर बैठ जाएंगे। यानी कि एक तरह से क्रमिक अनशन इनका जारी रहने वाला है। ये इसलिए क्योंकि सरकार रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है, इनकी उम्र बीत रही है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बाकी पोस्ट कोड्स का जब रिजल्ट घोषित हो गया तो 980 का क्यों नहीं हो रहा है, जिसमें कल्प्रिट्स भी कम हैं और पेपर लीक होने का दायरा भी इस पोस्ट कोड में ज्यादा नहीं था। 962 के अभ्यर्थी भी आए थे। ये दरअसल सचिवालय भर्ती ही है और इस बारे में तो सचिवालय कर्मचारी भी कई दफा आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कितना इंतजार इन्हें भी करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा परेशान है। करुणा मुलक आश्रित भी पहुंचे थे और करुणा मुल्कों का कहना है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन इन्हें दे दी जाए, या तो 7/3/2019 की पॉलिसी में बदलाव कर दिया जाए, और अगर ये संभव नहीं है तो विभिन्न विभागों में जो पद अभी खाली चल रहे हैं या जहां पद है भी नहीं, उन्हें क्रिएट किया जाए और एक साथ इन्हें एडजस्ट किया जाए, यानी कि 1 टाइम सेटलमेंट दे दी जाए। 7/3/2019 की पॉलिसी में ये बदलाव करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सालाना आय की जो शर्त उसमें रखी गई है वो ठीक नहीं है, फिलहाल उसे कम किया जाए। सालाना आय उसमें 2.5 से 3 लाख के करीब है और ये शर्त की वजह से ये करुणा मुलक नौकरी के लिए पात्र नहीं बन पा रहे हैं। तो ये भी इनकी ओर से आज बड़ी बात कही गई है। हालांकि अब क्या कुछ होता है देखना होगा आज भी, क्योंकि सचिवालय के चक्कर काट रहे थे। अभी पॉलिसी में बदलाव को लेकर तो कोई हलचल है नहीं, लेकिन 1 टाइम रिलैक्सेशन के तहत अगर इन्हें छूट दे दी जाती है तो फिर रास्ता कैसे इसके लिए सरकार निकालेगी। और विभिन्न विभागों की ओर से अभी ये भी दावा किया जा रहा है कि करुणा मुलक आश्रितों के लिए पद खाली नहीं है, तो इन्हें क्रिएट किया जाए, ये भी करुणा मुलक कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कंप्यूटर शिक्षक संघ भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला है और ये आउटसोर्स रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं कि इनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाए। हालांकि इस पर आश्वासन मुख्यमंत्री ने ये दिया है कि विधि विभाग से इस बारे में राय ली जाएगी कि इनकी सेवाओं को नियमित किया जा सकता है या नहीं। 24 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कम वेतन में दे रहे हैं और कंपनी से प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी देखिए यहाँ वोकेशनल टीचर्स की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें उनका कहना था रेगुलर पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि कंपनियों के अधीन है और प्रताड़ित हो रहे हैं। अब आने वाले समय में शोषण का सामना और ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए रेगुलर पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए। इसी बीच कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री से जा मिला है और ये भी मांग उठा रहे हैं सेवाएं नियमित की जाए। अब कंप्यूटर शिक्षकों को आश्वासन ये दिया गया है कि नियमित किया जाएगा इन्हें, लेकिन उसके लिए पहले विधि विभाग से राय लेनी होगी कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है इन्हें भी विभाग के दायरे में लाने के लिए। ऐसा ही कुछ वोकेशनल टीचर से भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि देखिए ये जो आउटसोर्स आधार पर अभी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, डायरेक्टली इन्हें मर्ज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि एसएमसीज के लिए रास्ता निकाला गया है, उन्हें एलडीआर कोटे में लाया जा रहा है, कोई वैसा ही दूसरा रास्ता इनके लिए जरूर देखा जा सकता है। खैर ये जो वोकेशनल टीचर्स हैं और कंप्यूटर शिक्षक हैं, ये तो एडीआर कोटे में भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई लीगली ऐसा रास्ता जिससे ये एडजस्ट हो सके या कंपनियों से इन्हें छुटकारा मिल सके, ऐसा कोई रास्ता निकालने पर सरकार जरूर विचार कर रही है और आज भी ऐसा ही आश्वासन इन्हें दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बसों की तरह ही अब टेम्पो ट्रैवलर्स को भी रूट परमिट जारी किए जाएंगे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सवारियां कम होती हैं और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी वहां परमिट रूट लेने से बचते हैं, अपनी बसेस नहीं चलाते क्योंकि सवारियां कम है, बस बड़ी है और इस वजह से उन्हें घाटा होता है। लेकिन टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए अब रूट परमिट जारी किए जाएंगे और ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए जारी होंगे, क्योंकि टेम्पो ट्रैवलर में सीट कम है और ग्रामीण इलाकों में सवारियां कम हैं, तो दोनों का फायदा होगा। ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों का भी, उन्हें अच्छी सुविधा मिल पाएगी और जो टेम्पो ट्रैवलर संचालक होंगे उनका भी फायदा होने वाला है। ये हाल ही में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके। ये आरटीओ के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया गया था कि कहां कहां यानी कि किन रूट्स पर आवश्यकता है टेम्पो ट्रैवलर्स की, और इसमें 250 रूट चिन्हित किए गए हैं। ज्यादातर इसमें ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन जब टेम्पो ट्रैवलर वहां एक दफा शुरू हो जाएगी तो लोगों को भी फायदा होगा और टेम्पो ट्रैवलर संचालकों को भी फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि दूसरे जो वर्ग हैं उन्हें ही टेम्पो ट्रैवलर का संचालन करने का मौका मिलेगा। जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो टेम्पो ट्रैवलर भी चला सकते हैं, उन्हें ये भी रूट परमिट जारी कर दिए जाएंगे इसे चलाने के लिए भी। अब देखिए, कैबिनेट के बड़े डिसीजन पर आना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आज ठीक 11 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई थी। 3 नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यानी कि शुरुआत में प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद फिर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं और निर्णय ये हुआ कि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। 3 नए नगर निगम अब देखिए बनने जा रहे हैं, जिसमें एक ऊना है, बद्दी है और हमीरपुर है। अगली बात करेंगे नगर परिषद की, तो नदौन और जाबली को नगर परिषद बनाने का फैसला लिया गया है। फिर संधौल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज और बंगाणा और कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। ये 3 सबसे बड़े निर्णय आज की कैबिनेट बैठक के कहना चाहेंगे। इससे आम लोगों को भी, इन इलाकों से संबंधित आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है और लंबे अरसे से इन इलाकों को नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में तब्दील करने की बात हो रही थी। मल्टीटास्क वर्कर्स को बड़ी राहत है आज की कैबिनेट बैठक से। लोक निर्माण विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर सेवाएं दे रहे हैं, 500 रुपये उनकी वेतन में बढ़ा दिए गए हैं। पहले 4500 मानदेय मिल रहा था, लेकिन अब 5000 मानदेय इनका हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, स्टार्टअप योजना की शुरुआत होने जा रही है। तकरीबन 50,000 किराए के साथ विभागों के साथ अब ई टैक्सीज को अटैच किया जाएगा। ये बेरोजगार युवाओं के लिए योजना लाई गई है, वो ई टैक्सी चला सकते हैं, हालांकि चलानी खुद ही होगी, लेकिन 50,000 फीस इसके लिए तय सरकार की ओर से की गई है, विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। इतना अर्न कर सकते हैं ये, और इसमें 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी, 40% लोन दिलाया जाएगा बैंक से और 10% राशि यहाँ खुद टैक्सी मालिक को अदा करनी होगी। ये कुछ इस तरह से मापदंड तय किए गए हैं। बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है 5 लाख का। ये हिमकेयर से हटाकर आयुष्मान योजना के तहत इन्हें लाया जा रहा है। भारत आयुष्मान योजना के तहत लाया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है। 70 वर्ष से अधिक जिन भी बुजुर्गों की उम्र है वो हिमकेयर योजना के पात्र नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे तौर पर इन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा और 5 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी विधवा, एकल नारी हैं या इसके अलावा सताई हुई नारियां जो अभी अपने ससुराल पक्ष के साथ नहीं रहती हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक स्टैंड उनका बच्चा ले सके, तो 27 वर्ष की उम्र तक सरकार की ओर से ही आर्थिक रूप से मदद की जाएगी ऐसी महिलाओं की, और इन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए राशि भी सरकार की ओर से दी जाएगी। बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है विभिन्न विभागों में, ये भी आपको बता देते हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 30 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के सृजित किए गए हैं और इसके अलावा 326 पद और स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ही विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कि आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। 10 पद राज्य चयन आयोग के लिए भी मंजूर किए गए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह व जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की ये पूरी आज जानकारी दी है। 6 पद देहरा मेडिकल कॉलेज के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। गुम्मा में स्वास्थ्य केंद्र के लिए 4 पद सृजित किए गए हैं और इन्हें भरने की मंजूरी भी दे दी गई है। हरोली के लिए निजी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम के पद
40 से बढ़ाकर अब 60 कर दिए गए हैं। ये कुछ बड़े डिसीजन जो कि भर्तियों से संबंधित आज लिए गए हैं, उस बारे में हमने आपको जानकारी दी। देखिए, अब इस बीच सवाल ये था कि शीतकालीन सत्र कब होगा, तो इस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया कि अभी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, जैसे ही वापस लौटते हैं तो उनके साथ मीटिंग की जाएगी और ये सेशन का शेड्यूल भी तय कर लिया जाएगा। शीतकालीन सत्र से हालांकि अभी ही काफी लोगों को उम्मीद है, काफी वर्ग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिनका मानसून सत्र में कुछ नहीं हुआ, शीतकालीन सत्र में जरूर उनके लिए कोई ना कोई बड़े निर्णय ले लिए जाएंगे। अब देखिए, लास्ट में सवाल हमने सीपीएस मामले पर किया था राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से, और उनका ये कहना था कि सीपीएस मामले पर वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इसमें दो कानूनों को डिफेंड किया जाएगा, जिसमें एक 2006 का एक्ट है जिसे रद्द कर दिया गया है अभी हाई कोर्ट की ओर से, और दूसरा 1971 की धारा 3D है। एक बात यहाँ जगत सिंह नेगी ने और कही कि असम के फैसले के आधार पर यहाँ भी हाईकोर्ट में फैसला सुना दिया गया, जबकि असम में तो मंत्रियों का दर्जा सीपीएस को दिया गया था, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं था, यहाँ सीपीएस को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की जा रही है राज्य सरकार की ओर से। और देखिए, इसमें 19 प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से बनाए गए हैं। कौन कौन हैं, इनके नाम आपको एक बारी बता देते हैं। कल्पना देवी हैं, सुंदर सिंह ठाकुर हैं पूर्व सीपीएस, मोहनलाल ब्राक्टा ये भी पूर्व सीपीएस हैं, राम कुमार चौधरी भी पूर्व सीपीएस हैं, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी ये सभी पूर्व सीपीएस हैं। और कल्पना देवी वो हैं जिस महिला की ओर से सबसे पहले याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, इन्हें भी प्रतिवादी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में राज्य सरकार की ओर से। अब देखिए, इसमें सतपाल सिंह सत्ती भाजपा विधायक, विपिन सिंह परमार भाजपा विधायक, रणधीर शर्मा, हंसराज, बलवीर सिंह वर्मा, राकेश चमवाल और ये सभी भाजपा विधायक हैं। इसके अलावा देखिए और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं। जनक राज भाजपा विधायक, त्रिलोक जम्वाल, सुरेंद्र शौरी, इंदर सिंह गांधी, लोकेंद्र कुमार, दीपराज, सभी भाजपा विधायकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। लेकिन देखिए, बात क्या है कि अब यहाँ लड़ाई सीपीएस केस तक नहीं रह गई है, बल्कि इससे भी आगे जा पहुंची है। एक और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है अपने दो कानून बचाने के लिए, जिसमें एक 2006 का एक्ट है और दूसरा 1971 की धारा 3D है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि अगर यहाँ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से 9 भाजपा विधायकों पर अनुशासनहीनता के चलते कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो पूरी विधानसभा ही विपक्षी दल की ओर से भंग कर दी जाएगी। ये शब्द भाजपा सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहे गए हैं। क्यों उन्होंने शब्द कहे ये भी आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ उन विधायकों को भी मोहरा बनाया जा रहा है भाजपा की ओर से, जिन्हें अभी राज्य सरकार की ओर से चेयरमैन या अन्य पदों पर तैनाती दी गई है। यहाँ विपक्षी दल की ओर से ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें चेयरमैन या अन्य राजनीतिक पदों पर तैनाती दे दी गई है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप में इन विधायकों को अनसीट करने की मांग ये गवर्नर के पास रखने वाले हैं। गवर्नर के पास जो याचिका पेश की जाएगी वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हाईकमान इस पर फैसला लेगा। भाजपा हाईकमान इस पर फैसला लेगा कि गवर्नर के पास जाना है या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो कब जाना है। ये बड़ी बात है। अब देखिए, बाकी विधायकों को भी निशाने पर यहाँ भाजपा की ओर से ले लिया गया है, यानी कि कांग्रेस के बाकी विधायक भी एक तरह से निशाने पर आ गए हैं। जैसा कि अभी 6 सीपीएस के साथ हुआ, पहले हाईकोर्ट का दरवाजा यहाँ भाजपा के 6 विधायकों की ओर से खटखटाया गया था, और माफ़ी चाहेंगे 11 विधायकों की ओर से दरवाज़ा खटखटाया गया था हाईकोर्ट का, और इसमें इन्होंने चुनौती दी थी इस नियुक्ति को लेकर कि असंवैधानिक तौर पर सीपीएस की नियुक्ति की गई है। अभी ऐसा ही कुछ आगे भी देखने में आ रहा है। जो अन्य विधायकों को राजनीतिक पदों पर तैनाती दी गई है राज्य सरकार की ओर से, उस पर भी भाजपा की नज़र है, और भाजपा का ये कहना है कि अनसीट करने की मांग ये उठाने वाले हैं अन्य विधायकों के लिए भी, जैसे कि अभी 6 पूर्व सीपीएस के लिए भी उठा दी गई है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप अब इन पर लगाया जा रहा है। अभी तक गवर्नर के पास ये याचिका पहुंची नहीं है, लेकिन याचिका तैयार है। ये भी यहाँ पर आज भाजपा सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा गया है। और बड़ी बात ये कही है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भाजपा के 9 विधायकों पर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं अनुशासनहीनता के चलते, तो पूरी विधानसभा ही वो भंग कर देंगे। एक बड़ी बात और यहाँ आज हर्ष महाजन की ओर से कही गई है,
उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, सरकार नाम की वैसे ही कोई चीज़ नहीं है, ये बात सभी जानते हैं और कांग्रेस के अभी भी कई बड़े चेहरे भाजपा के संपर्क में चल रहे हैं, इसलिए चेतावनी उन्होंने एक तरह से यहाँ कांग्रेस सरकार को दे दी है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है देखना होगा। और दूसरी ओर देखिए, 2 कानून बचाने के लिए यहाँ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये भी आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से ही जानकारी दी गई है। इसमें 19 प्रतिवादी बनाए गए हैं याचिका में। कल्पना देवी के अलावा इसमें 6 हटाए गए सीपीएस हैं और 12 भाजपा के विधायक बताए जा रहे हैं। सीपीएस नियुक्ति के 2006 के कानून और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इन्हें बाहर रखने के 1971 के कानून की धारा 3D को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में सुगंध आनंद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा की ओर से कैविएट फाइल दायर कर दी गई है। ये जो कैविएट फाइल दायर की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी सुनवाई शुरू होगी तो भाजपा पक्ष को ही पहले सुना जाएगा, इसीलिए कैविएट पहले फाइल कर दी जाती है। जिस पक्ष की ओर से कैविएट फाइल कर दी गई है, यानी कि उस पक्ष को पहले सुना जाए, ये इसका एक तरह से मतलब रहता है। तो यहाँ मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लड़ाई सिर्फ सीपीएस नियुक्ति को लेकर थी, लेकिन अब सीपीएस नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई नहीं रही है, बल्कि आगे काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई है। अन्य विधायकों पर बात आ गई है जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है या अन्य पदों से नवाजा गया है। तो आखिरकार अब कैसे कांग्रेस सरकार बचती है या क्या रास्ता निकालती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। और वन मित्र भर्ती से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी चल रही थी, इसका भी फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। एसडीएम्स ने अपने स्तर पर ये रिजल्ट घोषित किया है। इससे पहले ग्राउंड टेस्ट का रिजल्ट घोषित हो गया था, लेकिन बीच में मामला इंटरव्यू के चलते कोर्ट में फंस गया था। अब इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू नहीं होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही की जानी थी, और ये भी अब यहाँ रिजल्ट एसडीएम्स की ओर से घोषित कर दिया गया है। कुछ एसडीएम्स ने अपने स्तर पर रिजल्ट घोषित कर दिया है, तो कुछ का अभी करना बाकी है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।